गुड इवनिंग। अध्ययन अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत है। और देखिए अभी हम लोगों ने 10 सीरीज साइंस वाला किया था, उसके बाद हिस्ट्री के 10 सीरीज देखेंगे। लेकिन इसके पहले ये समझें कि इतिहास है क्या, ठीक है ना। तो हिस्ट्री में जैसे हम आपसे पूछें कि इतिहास कितने प्रकार का है तो आप कहोगे 3 प्रकार का, जबकि इतिहास कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। अब ठीक है ना। अब 6 में क्या है कि एक तो हो गया आपका एंसेंट हिस्ट्री, जिसे हम लोग कहते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक ना। दूसरा आपका आ जाएगा मध्यकालीन, ठीक, भारत का इतिहास, ठीक। और इसके बाद अगर बात करें आधुनिक काल आ जाएगा, आधुनिक। अब ये तो 3 आप लोग भी समझते हैं और जितने इतिहास के विद्यार्थी हैं वो सब समझते हैं, ठीक ना। लेकिन चौथा जो है वो इसमें स्वतंत्रता संग्राम है, नेशनल मूवमेंट, ये इससे अलग है। अब दिक्कत ये है कि जब कोई हिस्ट्री का टीचर आता है तो वो कहता है कि एंसेंट से क्वेश्चन कम आता है, मेडिवल से क्वेश्चन कम आता है, मॉडर्न से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, क्योंकि उसने क्या किया कि आपको मॉडर्न को और नेशनल मूवमेंट को जोड़ दिया। समझ में आया बात? तो ये तो हो गए आपके कितने इतिहास? 4 इतिहास। 5वां इतिहास कभी कभी विश्व का इतिहास से एक आध क्वेश्चन उठा ले, है ना, विश्व का इतिहास, ठीक ना। वर्ल्ड हिस्ट्री, जैसे कम से कम प्रथम विश्व युद्ध को आपको जानो, द्वितीय विश्व युद्ध को जानो। जैसे कल 4 जुलाई है, अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है, तो कैसे अमेरिका बसा, किससे परतंत्र रहा और कैसे उसकी स्वतंत्रता है, ये बात समझ में आ गया। वर्ल्ड जो फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, यह तमाम प्रकार की क्रांतियाँ, इसको आप किस में समझते हैं? विश्व के इतिहास। ये हो गए आपके 5 इतिहास। इसके बाद इतिहास, जैसे आपने कहा कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो है वो है, उसको तो चेंज किया नहीं जा सकता। तो इसमें ये था कि सब चीज़ों में क्या था? सब चीज़ों में करंट बनता था। साइंस में तो बहुत करंट है, इकोनॉमिक्स में 85% करंट से क्वेश्चन पूछता है, 15% ट्रेडिशनल है। भूगोल में भी सारे खनिज से लेके सारे मटेरियल्स वो भी आपका बदल जाता है। संविधान में तमाम प्रकार के संविधान संशोधन हैं, एक्सेप्शन, तमाम चीज़ें हैं, बदल जाता है। इतिहास कोई बदलने की चीज़ नहीं थी, इसलिए स्थापत्य कला जोड़ दिया है ना, स्थापत्य कला, यानी कि समझ में गया। इंडिया एंड वर्ल्ड हेरिटेज, ये चीज़ ऐसी है कि चेंजिंग वाली चीज़। जैसे यूपीएससी में 5 क्वेश्चन केवल आर्ट एंड कल्चर के ही आएंगे, ये बात समझ में आया आपका? नहीं आया। और ये जो है विश्व में जो बदलता हुआ परिदृश्य, तो इतिहास कितने भाग में है? 6 भाग में। ये बात समझ में आया। दूसरी बात ये है कि आप उसको जब तक क्रोनोलॉजी नहीं समझ में आएगा, ये हम यहाँ पे पढ़ाने नहीं आए हैं आपको हिस्ट्री, केवल टेस्ट सीरीज कराने आए हैं, लेकिन क्रोनोलॉजी नहीं समझ में आएगा तो आपको यही पता ना चलेगा कि क्वेश्चन हमने कहाँ से उठाया। जब तक आपको ये पता नहीं है क्वेश्चन कहाँ से आ रहा। तो जैसे एंसेंट हिस्ट्री जब आप देखते हो तो उसमें सबसे पहले क्या होता है? पाषाण काल, यानी कि स्टोनेज से कभी कभी रेयर केस में एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसके बाद में अगर देखा जाए तो फिर वैदिक काल से ही इतिहास माना गया। वैदिक के पहले इतिहास नहीं है। उसके पहले सिंधु सभ्यता। ऐसा है इतिहास का मतलब जो कि लिखा गया है वो पढ़ा गया, जो लिखा है उसको पढ़ा जाए, दे आर हिस्ट्री। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखी तो गई लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए वो आदि इतिहास है। और जो लिखा ही नहीं गया, केवल साक्ष्यों पे है, वो प्राक इतिहास, हिस्ट्री के ये पार्ट है। अब वैदिक काल से हिस्ट्री चालू होती है, लेकिन हमें इंडस वैली को भी देखना पड़ता है। तो जैसे अब आपने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता है, क्या आपने कहा कि अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? वैदिक काल आ जाएगा। तो वैदिक काल के बाद में उत्तर वैदिक काल आ जाएगा। समझ आया बात कि नहीं? उत्तर वैदिक काल में ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है, जिसमें 16 महाजनपद बने और सारा का सारा धर्म और दर्शन आया। जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, कपालिक धर्म, कालमुख धर्म, ये सब जो चीज़ें आई कब? उत्तर वैदिक काल। अब वो जो इतना सब एक्सटेंड हो गया, सारे धर्म और दर्शन बने, इसके बाद में फिर 16 महाजनपद से
4 बने और 4 से फिर अंतिम रूप से पाटलिपुत्र यानी कि पटना एक सेंट्रलाइज हुआ, हर्यक वंश बना, शिशुनाग वंश बना और नंद वंश बना। ये बात समझ आ गया। तो उनको क्रोनोलॉजी आपको समझना पड़ेगा कि हर्यक के कौन कौन से राजा हैं, शिशुनाग वंश के कौन कौन से राजा हैं। नंद वंश में लास्ट में धनानंद था, जिसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य शासन की स्थापना की। तो उसका पुत्र अशोक सॉरी बिंदुसार अशोक आया। ये बात समझ गया। तो इसी प्रकार से मौर्याज एम्पायर आया। मौर्याज के बाद में पास्ट मौर्य, जिसमें शुंग वंश, कंड वंश, सातवाहन वंश। ये बात समझ आया। यहाँ तक चला, फिर गुप्त पीरियड आ गया, गुप्त वंश आ गया, समझे। श्री गुप्त से चालू हुआ, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, ऐसे चलते चलते गुप्त वंश के बाद में वर्धन वंश आया। वर्धन वंश के बाद में फिर डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, फिर से जो एक छत्र था फिर छोटे छोटे राज्य बन गए। और पहले मुस्लिम आक्रमण आप जानते हो 712, उसके पहले हकमनियों ने आक्रमण किया था, उसके पहले यूनानियों ने आक्रमण किया था हालांकि। तो एक सीधा क्रोनोलॉजी जब हम देखेंगे तो फिर आप जानते हो कि फिर दिल्ली सल्तनत आ गया 1206 से लेके, इसमें 1526, है ना। और दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, 1206 से लेके 1526 तक। ये बात समझ में आ गया। तो इनकी क्रोनोलॉजी आपको पता होना चाहिए, कब से कब तक गुलाम वंश हैं, कौन कौन से राजा हैं, कब से कब तक खिलजी वंश है, कब से कब तक तुगलक वंश है, कब से कब तक सैयद वंश है, कब से कब तक। ये बात समझ में आया, बात तो नहीं आया। इसके बाद फिर 1526 में बैटल ऑफ पानीपत, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया। और फिर इसके बाद में बाबर आया, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के पैरेलल शेरशाह आया, इसके बाद फिर अकबर आया, जहांगीर आया, है ना। और इसके बाद शाहजहां के बाद में फिर कौन, औरंगजेब, 1707 तक औरंगजेब रहा। 1707 के बाद में उत्तर मुगल आ गया, जिसमें बहादुर शाह प्रथम से लेके बहादुर शाह द्वितीय तक 9 राजा हुए, है ना। जिसमें बहादुर शाह है, जहांदार शाह है, फारूक शेर है, मोहम्मद शाह रंगीला। ऐसे लास्ट में जो बहादुर शाह था, तब वो 1857 की क्रांति हुई, आप लोग जानते हो। और तब से लेके फिर गवर्नर जनरल हमारे जो चले, है ना, क्लाइव से लेके माउंटबेटन तक। तो एक क्रोनोलॉजी अगर आपको याद होगी तो आपको ये पता होगा कि क्वेश्चन कहाँ से निकला है। अगर ये क्रोनोलॉजी पता नहीं है तो आप क्वेश्चन को ही पकड़ नहीं पाएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन निकला है, कहाँ से क्वेश्चन नहीं निकला। ये बात समझ में आ गया। जो बच्चे इतिहास पढ़े हैं वो समझते होंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ेंगे अपने अपने जहाँ पे जैसा है। मैं तो टेस्ट सीरीज ही कराऊंगा, इतिहास पढ़ाऊंगा नहीं, चिंता मत करो आप लोग, उसको कोई दूसरा पढ़ाएगा, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट अलग है। हाँ, इतिहास के हम ज्ञाता जरूर हैं, तो टेस्ट सीरीज करा देते। पहला क्वेश्चन है, दायमाबाद का नामक प्रागैतिहासिक स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या गुजरात? बताओ। जैसे बेटा सिंधु घाटी सभ्यता के जो बॉर्डर्स थे, है ना, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम बात करें तो इसमें जो बॉर्डर था, एक आपका नॉर्थ था, एक साउथ था, एक ईस्ट था, एक वेस्ट था, है ना। तो सबसे पश्चिम में क्या था बताओ? सबसे पश्चिम में इंडस वैली का जो प्लेस था वो था सुतकागेंडोर। क्या था? सुतका, सुना है नाम के नहीं? ठीक है। सबसे पश्चिम में जो भाग था वो सुतकागेंडोर था। सबसे पूर्व में अगर देखा जाए तो आलमगीरपुर था। कौन सा? आलमगीरपुर, ठीक है ना। और सबसे उत्तर में मांडा यानी जम्मू कश्मीर में है, समझे बात। और सबसे दक्षिण में दायमाबाद, ठीक है। तो दायमाबाद सबसे साउदर्न पार्ट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, आप समझिए, और जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित, ठीक है। अब चूंकि एक क्वेश्चन वास्तव में तो स्टोन एज का है, पाषाण काल का है, और चूंकि एक कुछ स्थान ऐसे हैं कि दोनों के मिश्रित हैं, तो इंडस में भी आएगा और स्टोन एज में भी आएगा, ठीक है। जैसे सिंधु सभ्यता आप लोग जानते हो, पढ़ी है? बोलो, सिंधु सभ्यता क्या क्या है? सिंधु सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदान में जो कल्चर बना वो क्या है? सिंधु सभ्यता। इंडस एंड उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर। तो आपने कहा सर सिंधु क्या, तो मैंने कहा एक सिंधु नदी है, काफी बड़ी है, तो सागर को सिंधु कहा जाता है, तो नदी को सिंधु कह दिया। बड़ी होने के नाते 2880 किलोमीटर की लंबाई। तो सिंधु में एक नदी मिलती है जिसका नाम है सतलज। कौन सी नदी है?
सतलज। समझ में आया बात कि नहीं आया? तो सबसे नीचे है जो नदी उसका नाम क्या है? सतलज, है ना। और इसमें एक नदी मिलेगी जिसका नाम है ब्यास, सुना है नाम आप लोगों ने? सतलज में जो नदी मिलेगी वो ब्यास। एक नदी रावी और एक नदी चिनाब और एक नदी झेलम। सतलज, ब्यास, ए रावी। ओके, ठीक है। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और इसके बाद झेलम, और झेलम के ऊपर कौन सी नदी हो जाएगी? सिंधु नदी। ठीक है, ये आपका सिंधु और उसकी सहायक नदियां। पहली बात तो ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल दक्षिण में ये सतलज है, ये ब्यास है, ये रावी है। ये सब नदियां, ये दोनों नदियां तिब्बत से निकलती हैं। तिब्बत का मतलब चाइना से। एक ग्लेशियर जिसका नाम है चेमा युंगडुंग, वहां से निकलेगी। जबकि ये नदी जो है राकसताल झील है, राकसताल जो कि मानसरोवर झील के पास में है तिब्बत में, वहीं से निकलती है सतलज नदी। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो सतलज नदी और ये ब्यास नदी केवल इंडिया में मिलेगी। हाँ, केवल यही दोनों नदियां भारत में मिलती हैं, बाकी सब पाकिस्तान में मिलेंगी। समझ में आया बात कि नहीं आया? तो सतलज नदी और एक कहाँ मिलती है? तो कपूरथला का नाम सुना होगा, है ना। कम से कम अगर ना सुना होगा तो आप ट्रेन में बैठे होगे तो ट्रेन में कोच पे देखना कायदे से लिखा होगा कपूरथला, क्योंकि कोच फैक्ट्री वहाँ की कपूरथला। समझ में आ गया? और यहीं से एक डैम बना के इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। क्वेश्चन आता है कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है? तो कहाँ से? कपूरथला से। दोनों नदियों के संगम पर एक बांध बनाया गया, हरी का बैराज। ये बात क्लियर हुई? सबसे नीचे नदी कौन सी? सतलज। वैदिक काल में इसे शतुद्री कहते थे। क्या कहते थे? शतुद्री। व्यास का नाम था विपाशा, ठीक है ना। और व्यास का नाम क्या था? काविका, परुष्णी, अस्कनी, चिनाब, वितस्ता, झेलम और सिंधु का नाम सिंधु। इतनी बात समझ में आ गया? ये वैदिक के नाम है, अभी क्वेश्चन आएगा। दूसरी बात, अब आपने कहा कि सर ये सभ्यता जो थी वो कहाँ कहाँ थी? तो मैंने कहा सभ्यता एक तो आपका पाकिस्तान। कौन सा स्थान था? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में जो पुरा स्थल थे उसमें एक है बिलूचिस्तान, सुना है नाम आप लोगों ने? बिलूचिस्तान, है ना। तो बिलूचिस्तान में 3 स्थान मुख्य रूप से हैं जिस पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। एक है सुतका गेंडोर। क्या नाम है? सुतका गेंडोर। समझ में आया? दूसरा नाम है सुतका कोह, ठीक है ना। और तीसरा नाम है डाबरकोट। ये बिलूचिस्तान प्रांत के तीनों स्थान। ओके, अब आपको बस इतना देखना है कि किस प्रांत में है, किस नदी के किनारे हैं, यहाँ मिला क्या है, किसने इसको खोजा, किसने खुदाई किया, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ याद नहीं करना। समझ में आया बात कि नहीं आया? ये तीनों प्लेस, ये सबसे वेस्टर्न क्या है? प्लेस है। कौन सा? सुतका को। पाकिस्तान में दूसरा जो स्थान है वो आपका कौन सा स्थान है? तो आपने कहा सर सिंध प्रांत है। सिंध का नाम सुने हो? हमारे राष्ट्रगान में भी सिंध का शब्द है, गुजरात सिंध, है ना। पाकिस्तान ने बड़ा आरोप भी लगाया कि आप अपने राष्ट्रगान से हटा दीजिए। तो सिंध प्रांत में एक स्थान है मोहनजोदड़ो, है ना, सुना है ना? क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। दूसरा स्थान है चनहूदड़ो। तीसरा है कोट दीजी। चौथा है आमरी और पांचवा है अली मुराद। ये सब स्थान कहाँ पर हैं? बोलो। पाकिस्तान में कहाँ? कौन सी नदी पर? सॉरी, कौन से प्रांत में? सिंध प्रांत। और एक प्रांत जो है ना, जैसे हमारा पंजाब है वैसे पाकिस्तान का भी पंजाब प्रांत है। पाकिस्तान वाला पश्चिमी पंजाब है, तो हमारा पूर्वी पंजाब है। हमने पूर्व हटा दिया तो वो पंजाब बचा। तो पंजाब में 2 स्थान हैं जिसमें एक का नाम है हड़प्पा, समझ में आया बात? और दूसरे का नाम है गनबेरी वाला, ठीक ना, समझे? गनबेरी। ये स्थान कहाँ के हैं? केवल पाकिस्तान के। कौन कौन सा प्रांत? तो आपने कहा कि सर यहाँ पर एक बलूचिस्तान प्रांत, एक सिंध प्रांत और एक पंजाब प्रांत। ये सब स्थान भारत में नहीं है। कहाँ पर हैं?
पाकिस्तान। ठीक है ना। अगर हम अब भारत की बात करें तो भारत में आपने कहा कि जैसे इंडिया का, अगर हम ऊपर वाला मैप देखें कायदे से, तो यहाँ पे कौन सा स्टेट है? गुजरात। यहाँ पे कौन सा है? महाराष्ट्र। यहाँ पे पंजाब है कि नहीं? बताओ। राजस्थान। यहाँ पर पंजाब, और यहाँ पे कौन सा? जम्मू कश्मीर। ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर का जो स्थान है वो मांडा है, सबसे नॉर्दर्न पॉइंट, अखनूर तहसील में है। ठीक है। पंजाब में जो स्थान है, एक स्थान है रोपड़, दूसरा है बाड़ा, और तीसरा है संघोल। ये स्थान कहाँ के हैं? राजस्थान में कालीबंगा का नाम सुना होगा तुमने, यहाँ से काले रंग की चूड़ियां मिली। और गुजरात में एक स्थान बहुत फेमस है, इसका नाम है लोथल, सुना है? एक बहुत बड़ा बंदरगाह मिला है, धौलावीरा नाम सुना होगा, है ना? सुरकोतड़ा। एक स्थान मालवड़ है, और यहाँ पर दायमाबाद। ये सब स्थान कहाँ पर हैं? क्रमशः उत्तर से दक्षिण में, मैंने आपको बताया। जबकि एक स्थान बीच में आएगा राज्य, जिसका नाम है हरियाणा। हरियाणा का नाम सुने हो ना? हरियाणा में राखीगढ़ी नाम सुना होगा, राखीगढ़ी। कहाँ पर है? हरियाणा। ठीक है ना। जबकि उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो आलमगीरपुर है मेरठ जिले में, सबसे पूर्वी भाग आलमगीरपुर। समझ में आ गया? तो सबसे पश्चिम में कौन सा स्टार्ट किया था हमने? तुतका गेंडोर। सबसे पूर्व में, दक्षिण में दायमाबाद, उत्तर में। समझ में आ गया? नहीं आ गया? एक तीसरा देश है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में दो प्लेस हैं, एक का नाम है सुर्दगई, दूसरे का नाम है मुंडीगांव। ये क्वेश्चन यूपीएससी में दोनों आए हैं, और यहाँ पे एसएससी में भी वही क्वेश्चन आता है जो यूपीएससी में आता है, इसलिए काफ़ी डेप्थ है। ये बात समझ में आ गया आपका? जब तक आप डेप्थ नहीं पढ़ोगे, जब तक आपका काम नहीं होगा। सिस्टम है एक, जब सिस्टम में पढ़ाई करोगे तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर बताओ अब इसका क्या, कौन सा स्थान हो जाएगा? दायमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। मतलब प्रागैतिहासिक भी है और सिंधु संबंधी है, पाक सैंधव भी तो हम कह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वो आपका कहाँ गया? निम्न में से किसके वैशेषिक दर्शन, 60 दर्शन, कितने दर्शन होते हैं? 6 दर्शन। बहुत, अब एक आध क्वेश्चन तो हम डिस्क्रिप्टिव में जा सकते हैं, सब में जाएंगे तो रात को 12 बज जाएगा। समझ में आया? तो इस प्रकार से एक दर्शन कौन सा है? 60 दर्शन, 6 दर्शन होते हैं ना। यहाँ पे वैशेषिक के कौन है? कणाद। योग के पतंजलि। रामदेव ना समझ लेना, रामदेव तो वो बेच रहे हैं घी, डालडा, लिपस्टिक। समझ में आ गया? रामदेव। हाँ। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान, हाँ, किसके द्वारा अंकित किया गया है? जन्म कहाँ पे हुआ था बुद्ध का? बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध का जन्म कहाँ? लुम्बिनी। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी। कहाँ पर है? नेपाल में। नेपाल की तराई लुम्बिनी सुना होगा तुमने। और ये बताओ कि हे किस में, इसका उल्लेख किस में है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ हुआ है? किसके द्वारा, किस चीज में उल्लेख किया गया है? बौद्ध मठ में, पीपल के वृक्ष में, अशोक मौर्य का रोमनदेही स्तंभ लेख, या मूर्ति? सी आंसर, बिल्कुल राइट। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान रावी नदी के तट पर स्थित? हड़प्पा, बिल्कुल राइट है, रावी नदी के बाएं तट पर। हड़प्पा कहाँ पर है? रावी नदी के बाएं तट पर। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका ये जम्मू कश्मीर वाला पार्ट हो गया, मान लीजिए भारत की पासपोर्ट साइज फोटो,
ये सिंधु नदी है और यहाँ पर ये सतलज नदी। ओके, ये ब्यास तो यहीं मिल गई। ये रावी नदी गई ना, तो यहाँ कोई नहीं है, यहाँ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आ गया ना। अब जैसे नदी का दायां आपका दायां, नदी का बायां, जैसे नदी चल रही वैसे आप भी चलो। आप नदी का राइट, आपका राइट, नदी का लेफ्ट। तो हड़प्पा यहाँ इस साइड नहीं है, इस साइड है। मोहनजोदड़ो सिंधु के दाई पे है, ध्यान देना। मोहनजोदड़ो सिंधु के राइट में है, जबकि हड़प्पा सिंधु के सॉरी रावी के लेफ्ट, पाकिस्तान, भारत में नहीं। समझ में आ गया नहीं आ गया? चलो आगे बढ़े। तो ये हो गया तुम्हें क्या, कौन सा हुआ? हड़प्पा। ठीक है। गुप्त साम्राज्य का पहला शासक कौन था? गुप्त। गुप्त काल को एंशिएंट हिस्ट्री में स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा। क्यों? मंदिर के साक्ष्य सबसे पहले गुप्त काल में मिले। मूर्ति तो सिंधु घाटी में भी मिली है, लेकिन मंदिर सबसे पहले दशावतार मंदिर ललितपुर जिला, पहले झांसी में आता था, विष्णु भगवान का मंदिर है। तो हमने बताया छठवां पार्ट आर्ट एंड कल्चर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। जैसे उन्होंने कहा मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, तिरुपति मंदिर कहाँ पर है, कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर। ऐसे जो स्थापत्य कला है वो आपका आर्ट एंड कल्चर उसमें आपका आता है। ठीक है, समझ में आया बात कि नहीं आया? तो गुप्त साम्राज्य का पहला शासक तो वास्तव में श्रीगुप्त है। कौन सा है? श्रीगुप्त। इसमें आंसर नहीं है, तो कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त। आंसर श्रीगुप्त होता तो वही लगाया जाता, लेकिन श्रीगुप्त क्रोनोलॉजी सीखोगे तो आंसर लगेगा, और क्रोनोलॉजी नहीं सीखोगे तो आंसर नहीं लगेगा। चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित किया? नंद वंश, हर्यक वंश, कुषाण वंश, सुरांग वंश। बोलो। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। क्या नाम था? धन में ही आनंद। धना। चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? कौटिल्य। कहते हैं कौटिल्य जैसा गुरु नहीं हो, चंद्रगुप्त जैसा शिष्य नहीं। कौटिल्य को कहाँ के गुरु थे? तक्षशिला की नालंदा। तक्षशिला, ठीक है, नालंदा में नहीं, नालंदा तो बिहार में, तक्षशिला पाकिस्तान पहुंच गया। समझ में गया नहीं आ गया? तो तक्षशिला, हाँ बस यही कह दो। तो उनका अपमान किया था, उस अपमान के चक्कर में गुरुजी ने नंद वंश का अंत कर दिया। समझ में आ गया? धनानंद नाई था जाति का। निम्न में से किसने 712 में भारत पर आक्रमण किया? ये बच्चों का क्वेश्चन है ना। भारत में सबसे पहले विदेशी आक्रमण कौन है? भारत में सबसे पहले विदेशी आक्रमण अखमनियों ने किया था, ईरानियों ने, तारा के द्वारा। ये यूनानियों ने किया, सिकंदर आया। तेरे आगे के हैं, फिर तुम समझो कि यही पहला है। कई इतिहासकार लिख देते हैं, कई पढ़ाने वाले जब हम पढ़ाते हैं तो सुनते हैं। हमने आपको पहले बताया कि हम ये सिविल लेवल में पढ़ाते हैं, ये सब बंडे अंडे में इतिहास नहीं पढ़ाते हैं हम। समझ में आ गया? तो पहले मेंस में पढ़ाता था सिविल में। हमारा सब्जेक्ट रहा, चूँकि ज्योग्राफी हिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट रहे हमारे यूपीएससी में। तो एक पढ़ा रहे थे, कोई नए टीचर थे, जब बगल बगल में क्लास होता है तो सुनने का मौका भी मिल जाता है कभी कभी क्लास, तो तुम लोग को सुनने। तो वो उन्होंने कहा कि हम आज आपको बताएंगे हड़प्पा सभ्यता चालू किया। बोले हड़प्पा का नाम हड़प्पा काहे पड़ा? बताओ, तुम लोग को पता हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा काहे पड़ा? ठीक है, हाँ। तो बोले उसको जो एक गांव था हड़प्पा, हड़प्पा नामक गांव है वो, तो बोले उसको चोरों ने हड़प लिया, तो नाम क्या होगा? समझ में आया बात तो नहीं आया? तो भिन्न भिन्न लोग, एक पंडित जी एक बार प्रवचन कर रहे थे, तो बोले कि ये बताओ कि भगवान को 14 बरस ही वनवास का हुआ, 15 हो जाता या 13 हो जाता। वनवास जो है वो कितना? 14 बरस विशेष उदासी। इसका अर्थ बताओ। 14 बरस विशेष उदासी। तो उन्होंने कहा कि जो क्या कही थी, उनने दशरथ जी से कहा था कि 14 बरस के लिए भी मतलब भगवान राम, बे शेष मतलब शेषनाग लक्ष्मण जी, उदासित मतलब सीता जी, तीनों लोग वन में। ऐसे तर्क बना, मतलब तर्क नहीं है, कुतर्क है। तर्क को निकालने के लिए यहाँ पे क्या कही ने केवल राम से कहा,
ना लक्ष्मण से ना सीता से। तो बोले 14 वर्ष तो इसलिए था क्योंकि उनके घर में 14 सीढ़ियां थी। तो कहते हैं हाँ, उदाहरण, ये इसको कहते हैं आर्गुमेंट। तुम लोग रीजनिंग पढ़ते हो ना, तर्क, तर्क, तर्क की कोई सीमा नहीं होती। तर्क जो है, कहते कि धर्म में तर्क ना करो। इतिहास वाली बात आई है तो तर्क वाली बात हम आपको कभी कभी दिमाग में आ जाता तो सुना देते, है ना। भाई हनुमान जी गए थे लंका, तुम लोग को जान, गए थे ना लंका, काय के लिए? सीता जी की खोज करने के लिए। तो यहाँ से कुछ ले गए थे ना खुफिया, भगवान राम ने अंगूठी दी थी, है ना। उसमें लिखा है कि मशक समान रूप करी धरी। हनुमान जी ने मशक मतलब मच्छर का रूप धारण किया। तो एक जन के दिमाग में तर्क आ गया, जैसे भाई साहब बोले कि ये बताओ, एक पंडित जी थे बड़े ज्ञानी ध्यानी गुरु, बोले ये बताओ कि भगवान जी ने वास्तव में मशक समान मच्छर के समान रूप रखा था? बोले हाँ। बोले लिखा है? तो बोले मशक समान रूप रखा, अंगूठी तो बड़ी होती, अब मच्छर अंगूठी। गुरुजी बोले कि देख भैया, वो भगवान की अंगूठी थी, वो अपने अनुसार छोटी बड़ी हो सकती थी, लेकिन बोले कि गुरुजी हम आपसे संतुष्ट हैं, आर्गुमेंट वाले संतुष्ट है। अब उन गुरुजी के एक चेला बैठे, समझ में आया बात करनी है? तो वो चेला बोले कि हाँ क्या बात है? बोले बात ये है कि तुम्हारे गुरुजी से क्वेश्चन पूछने गए थे और वो बता ना पाए। अरे बोले हमसे पूछ रहे, गुरुजी से कहा पूछते हो? गुरुजी बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व गए थे, हमसे पूछ। बोले बात क्या है? बोले बात ये है कि लंका गए थे हनुमान जी? बोले हाँ गए थे। 100 योजन पार किया, 1200 को क्या 1200 किलोमीटर? बोले हाँ किया। बोले मच्छर का रूप? बोले हाँ मच्छर का रूप, मशक समान रूप कर धरी। तो बोले ये बताओ कि अगर मच्छर का रूप बनाए तो अंगूठी कैसे ले गए? अंगूठी तो मच्छर से बड़ी है, मच्छर अंगूठी। बोले गए कहाँ थे? बोले लंका। लंका में कौन रहता है? बोले राक्षस। राक्षस कैसे? बोले पर्वत जैसे। तो बोले सोचो कि जहां पर लोग पर्वत जैसे हों, वहां पर मच्छर भी तो कम से कम बिल्ली के आकार का होगा। बताओ। हाँ बस जैसा लोग वैसा, जैसा देश वैसा, समझ में आ गया? बोले अगर आदमी पहाड़ बराबर है तो मच्छर कम से कम तो बिल्ली के आकार का होगा कि नहीं होगा? बोले ये बात एकदम 100% था। अब बिल्ली बोले है तो अंगूठी ले जाएगी। हाँ वो अरे वो तो गुरु मान गए, होते तुम ही गुरु हो। तो तर्क में कुछ नहीं होता। तर्क का मतलब तर्क, आगे बढ़े हम लोग। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी पर विकसित हुई? वैदिक सभ्यता ताप्ती नदी, गोदावरी, नर्मदा या सरस्वती? है ना। इस पर अब इस पर चर्चा नहीं करेंगे हम, तो हमें आया नहीं तो तुम कहोगी सर सरस्वती तो प्रयागराज में। इंडो ब्रह्म नदी थी, घग्गर कहते थे उसको, जो इंडिविजुअल हो गई है वही सरस्वती नदी, ठीक है ना। तो वही भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? जयदेव, विवेकानंद, रामानंद या नामदेव? जैसे एक होता है भक्ति, एक होता है सूफी, एक होता है ज्ञान, एक होता है भक्ति। ज्ञान का मतलब हमें ज्ञान की जरूरत है, और तुम्हें भक्ति। इतना बता दिया उतना याद कर लो, तर्क ना करो। ज्ञान की जरूरत हमें है, क्योंकि तुम तर्क करोगे तुम्हारा दिमाग नष्ट हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं मिलेगा। समझ में आया बात करनी है? ज्ञान में तर्क उत्पन्न होता है, ज्ञान की जरूरत हमें है, तुम्हें ज्ञान की जरूरत नहीं है। तुम्हें किस केवल भक्ति। राम राम जपो भगवान मिल जाएंगे। ज्ञानी को भगवान नहीं मिलते कभी, क्योंकि इसमें तर्क आ जाता है। तर्क आ जाएगा तो भगवान नहीं मिलेगा। ये बात समझ में आया बात? तुलसीदास जी ने रामायण लिख दी, भगवान ना मिले, सोच। जिसने रामायण पूरी ट्रांसलेट कर दी हूबहू, लेकिन भगवान बनारस में ना मिले, फिर कभी चर्चा आगे बढ़े। तो भगवान राम पर केंद्रित जो भक्ति है वो कौन है? रामानंद। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? मलिक काफूर। बढ़िया क्वेश्चन है, तुम लोग पढ़े होगे। इसकी बहुत इतिहास का मतलब कहानियां, हर क्वेश्चन में एक कहानी है और कई कई कहानियां हैं, इसलिए हाँ शांत ही रहो तो ज्यादा अच्छा।
समझे बात? एक आध कहानी सुन लो, ज्यादा। भाई दिक्कत क्या है ना, उसमें पढ़ाई इतिहास थोड़ा इंटरेस्टेड है, तुम लोग जानते भी हो, समझ में भी पाते हो भाई। चलो आगे। दीन इलाही किसके द्वारा? अकबर, ये तो जानते हो ना, अकबर। ठीक है, सुलह कुल की नीति अपनाई थी। ठीक, तो इसमें भी बहुत लंबा चौड़ा काम है। अकबर महान। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुगल साम्राज्य संस्थापक बाबर ने भारत में पहली बार तोप और गोला का प्रयोग किया था? खानवा, पानीपत, प्रथम चंदेरी या घाघरा? पानीपत, 1500, बैटल ऑफ पानीपत। अब देखो दिक्कत क्या है ना, कि जैसे तुम लोग सुनते हो पानीपत पानीपत, हम भी सुनते थे बचपन, समझ में ना आता था कि कैसा पानी कैसा रोटी। लेकिन जब हम गए, तब एक बार तो शुरुआत में जब पर्वतों पे गए, पर हमने कहा कि हम 20 राज्य घूमे, तुम लोग को बार बार गए, तो हमें पानीपत मिला, समझ गए मामला यही है। जब मेरठ मिला तो शताब्दी से गए थे शुरुआत में, शताब्दी पे अनाउंस होता कि भैया यहीं पे नेशनल मूवमेंट हुआ था पहला, सारे हिस्ट्रिकल मूवमेंट होते। तो भाई मेरठ गए तो मेरठ का पता चल गया कि मेरठ में यही हुआ था, मंगल पांडे। बस समझ में आ गया। अब जैसे दिल्ली से तुम्हारा नेशनल मूवमेंट है, 10 राजाओं का स्थान है, जैसे दिल्ली है। अब शुरुआत में एक समय ऐसा था कि यहाँ पर शुक्रवार को शाम को हमको प्रयागराज पकड़ना पड़ती थी, सैटरडे और संडे दिल्ली में क्लास होता था, भाग के पकड़ते थे। यहाँ 5 दिन पढ़ा है, फिर दिल्ली 2 दिन, फिर यहाँ आए। तो अब जब दिल्ली जाएंगे तो रट जाएगा कि भैया अब ए आएगा, इटावा आएगा, अब टुंडला आएगा। कब तक नहीं रटेगा भाई? ये बात समझ में आया बात कि नहीं है? जब हम यहाँ शुरुआत में आए थे, शुरुआत में तैयारियां, किताब जब खोली, एक टुंडला में एक छत गिर गया था, रेलवे का छत, कई लोग मर गए थे, 2000 की घटना है। समझ नहीं आता टुंडला मामला क्या है। आगे चल के जब दिल्ली गए तो पता था यही टुंडला है जहाँ छत गिरी थी। तो स्थान जो होते हैं वो आदमी को अभ्यास, जब पानीपत आएगा तो तुम समझोगे यही। हाँ, हल्दी घाटी आएगी तो राणा सांगा याद आएंगे। तो इतिहास में पढ़ने वाला उसको अपना खोज लेता है, समझ में आ गया? जिस उद्देश्य से वो है वो उसको, तो ये जल्द इसलिए जल्दी आ गया, कोई विशेष ऐसा नहीं कि दिमाग तो नहीं है, तुमसे कम ही होगा। चलो, तो पानीपत तुम समझ ही गए हो। अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम का खिताब, जिसका अर्थ है विश्व विजेता, सलीम का खिताब किसे मिला था? जहांगीर, बादशाह, जहां पनाह, शाहजहां, किसको? अकबर का पुत्र कौन था? सलीम यही तो था, बिगड़ा हुआ, 1 से दारू और 1.5 से मांस। समझ में आ गया नहीं आ गया? इसका नाम क्या है? अरे समझे? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया? औरंगजेब। जिंदा पीर। समझ में आ गया? मुगल काल बेटा 1526 से 1707 तक रहा। औरंगजेब की गलती नहीं है, बहुत लंबी कहानी है, उसके समय कुछ बचा नहीं। वो बहुत मेहनती व्यक्ति था। जहाँ पर शाहजहां ने पत्नी की याद में ताजमहल बनाया, उसके पास कुछ नहीं था, नहीं तो वो बीबी का मकबरा थोड़ी, ऐसा थोड़ी कि वो अपनी बीवी से प्रेम नहीं करता था। नहीं तो बीबी का मकबरा उसने भी तो बनवाया है ना, एक सिंबॉलिक। खजाना खाली करेगा क्या? दिक्कत वाली बात। खजाना जब खाली होता है तो आदमी तो क्या करेगा? हाँ, उसके कुछ नियम स्ट्रिक्ट थे, ये बात अलग। उसके पीछे ये है कि भाई शुरुआत में शासकों की जो माताएं थी वो हिंदू थी, ब्लड तो दोनों का होता है ना, माता और पिता। ठीक है, तो इस प्रकार से औरंगजेब 1707 में आया, फिर बहादुर शाह प्रथम आया 7 से 12, जहांदार शाह 12 से 13, 13 के बाद में नहीं, आपका पहले बहादुर शाह है ना, फिर फारुखसियर, फिर जहांदार शाह, फिर मोहम्मद शाह रंगीला, 49 तक रहा। नादिर शाह उसी के समय आए, वो भी बहुत दारू पीता था। लंबी लंबी कहानियां हैं इन लोग, सुनोगे तो रात हो जाएगी। बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री, हाँ, बंगाल में पहली जो अंग्रेजों ने फैक्ट्री लगाई थी, कहाँ पर? हुगली में। अब लगाई? 1661 में फैक्ट्री लगाई। उसकी जो है ना, शायद 91 या 92 में बाउंड्री बनाई।
फोर्ट विलियम वही है, वही फोर्ट विलियम है आज। तो पहली फैक्ट आ गया, समझ बात नहीं आ गया? ठीक है, कलकत्ता गए हो? 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम। ये क्वेश्चन, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किस देश की राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दे दिया गया? देखो बेटा, पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन, क्या नाम था? इनका विवाह किया था, जैसे भारत में सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे ना, भारत की खोज करने वाले जो थे वो कौन? वास्को डे। अच्छा, कोलंबस क्या खोजा? कोलंबस अमेरिका को खोजा, ठीक है। देखो मामला क्या है, थोड़ा सुनो पहले। मामला क्या है कि यहाँ ये हो गया यूरोप, है ना, ये पूरा यूरोप वाला मामला है। और यहाँ पे क्या है, ये मान लो कि यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है, ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और यहाँ पे पूरा भूमध्य सागर, लाल सागर होते हुए, और यहाँ जाएंगे तो हमारा प्यारा भारत, ये आपका अरब सागर। तो यहाँ पर आप जानते हो कि इटली है, टी जैसा इटली है, जैसे कुत्ते की हड्डी होती है ऐसा इटली है। अपनाइंस पर्वत है, आल्पस पर्वत है, इसके ऊपर स्विट्जरलैंड है, जूरा पर्वत, बहुत खूबसूरत है। यहाँ ब्रिटेन है, यहाँ फ्रांस, समझे बात? स्पेन है यहीं पे, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन। तो दिक्कत क्या है कि जैसे पृथ्वी गोल है, तुम लोग जानते हो ऐसा गोल। तो भारत में पहले यूरोप वाले आते थे, रोम, इटली का नाम था रोम, इटली का नाम इटली नहीं था, क्या था? रोमन साम्राज्य, पढ़ा होगा तुम लोगों ने, रोमन एम्पायर, वेनिस, जनेवा। ये सब व्यापारी आते थे, काहे के लिए आते थे भारत? बोलो क्यों? मसाले का क्या चाहिए था इनको? मसाले का क्या करेंगे बताओ? अच्छा बेटा, ये लो जिस जोन में थे वो टेम्परेट जोन है, मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय। हम लोग का मैक्सिमम पार्ट ट्रॉपिकल जोन में, उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय में ड्राई स्पाइस होते हैं, शीतोष्ण में ठंड बहुत होती, तो मांसाहारी है लोग। और मांसाहारी जितने लोग होंगे वो जानते हैं कि मांस बिना मसाले के बढ़िया नहीं बनेगा। आगे वो समझ। तो मांस खाने के लिए यहाँ से 1 रुपये का ले जाएं, 60 का बेचे, एक का बहुत लाभ। समझ आ गया नहीं? अब यहाँ भूमध्य सागर, ये आपका अगर देखा जाए तो लाल सागर, यहाँ बीच में सोइज नहर है ना, समझे बात? क्या नहीं आया? तो यहाँ शुरुआत, यहाँ मिस्र है, इजिप्ट है, समझे? तो मिस्र में जब सत्ता परिवर्तन हुए तब क्या हुआ, तो उसने जो राजा था उसने कहा कि ना ना अब कोई नहीं आएगा, बंद रास्ता, जब आएगा तो बहुत बड़े टैक्स पे आएगा। तो इन लोग का उस समय थोड़ा इनका ब्रेक डाउन हो रहा था इधर वाले उत्कर्ष पर, क्योंकि यहाँ पर इटली में पहले पोप था, अब भी पोप है, लेकिन चर्च थी। और चर्च का जो शासक था उसने कहा था कि अभी ब्लाइंड डेज चला, उसने कहा कि कोई रिसर्च नहीं होगी, और जो रिसर्च करेगा उसको सीधा फांसी, यानी कि गैलीलियो को फांसी हो गई, टेलीस्कोप की खोज। समझाया बात? लेकिन जब पुनः जागरण काल दोबारा आया तो दोबारा खोजें चालू हुई, और उसको राजाश्रय मिला। और जब राजाश्रय इनको मिला तो इनने कहा कि भारत को खोजना है। समझ में आया बात? अब पृथ्वी तो गोल है, तुम लोग जानते हो, जानते कि नहीं? अब यहाँ पे एक नॉर्थ अमेरिका है, आप जानते हो, आपका क्या हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ अमेरिका, है ना। तो जैसे पृथ्वी गोल है, अब गोल पृथ्वी में तुम चाहे, जैसे मान लो ये है, देखो हम पृथ्वी को लिए हैं साथ में, देखो घुमा के दिखा सकते, तो मैं
तो तुम यहाँ पे मान लो इंडिया है, तो तुम ऐसे जाओगे तब भी, और ऐसे जाओगे। बस अब तुम कोई जानकार होगा तो उससे पूछोगे भैया कैसे जाएं जल्दी मिल जाए। अब जानकार को खुद पता नहीं, जानकार तो गणना ही करके बताएगा ना, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आधार। उस समय के महान गणतज्ञ थे टॉलमी, क्या थे, तो इन्होंने टॉलमी से कंसल्ट किया, फ्रांस के राजा, साथ में स्पेन, सब मिले जुले थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है ना कि इधर से जाओगे तो इंडिया जल्दी मिल जाएगा। लेकिन थे नोन नहीं थे, नहीं जानते थे कि नॉर्थ अमेरिका है, ये पता ही नहीं था इनको कि भूखंड भी है। तो ये जो ये आया था कोलंबस 1492, जानते हो ना तुम लोग, 1400, ये पहुंच गया जमैका। जैसे जमैका पहुंचा, इसको लगा के भारत आ गया, बड़ा खुश हुआ इतनी जल्दी आ गया। अब ऐसा तो है नहीं कि वहां जमैका पहुंचा और वहां पे बोर्ड लगा था कि प्रयागराज, कोई था तो नहीं वहां। तो इसको किसकी तलाश थी, इंडिया की। किसकी तलाश थी, इंडिया। ये बात समझ में गया आपको। तो वहाँ कुछ आदिवासी लोग रहते थे, माओरी जाति, वो थोड़े गेहूं कलर के थे, तो इसने कहा रेड इंडियन। और यहाँ पे जो स्थान थे उनको नाम दे दिया वेस्ट इंडीज, पश्चिम का भारत। वैसे वो इंडीज ही देता, लेकिन जब पता चल गया कि भारत तो उधर है, हम गलत आ गए, बोले कोई बात नहीं, हम नाम ही बदल देते, वेस्ट इंडीज। ये सही रहा कि साला ये हरामी यहीं पहुंच गए, क्योंकि ये बहुत दुष्ट था। हमने इसका पूरा इतिहास पढ़ा है, ये बहुत दुष्ट व्यक्ति था, ये यहीं पे फंस गया, ये बढ़िया रहा, नहीं तो और ज्यादा आतंक होता। समझ में आया बात करें। फिर पुर्तगाली आया 1498। इसके पहले यहाँ से निकलना बंद हो गया था, तो ये जानते नहीं थे, जानते थे कि नॉर्थ पोल साउथ पोल तक दीवार। एक जो नाविक था जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज, बार्थोलोम्यू डियाज, वो एक बार नाव से यहाँ तक आया कि देखें तो मामला चल का रहा है। इसने देखा अरे रास्ता है, तुरंत जाके बताया कि भैया रास्ता है, जाओ। उसने अपना जहाज सजाया और सीधा वो पहुंचा कालीकट। राजा जमोरिन था यहाँ, समझ में आ गया। तो जो पुर्तगाली थे वो 1498 से 1600 तक तो कोई इनको दिक्कत ही नहीं आई, इन्होंने राज्य किया। फिर आए ना फ्रांसिस अंग्रेज डच, ये समझ में आ गया नहीं आ गया। तो जब तक सिस्टम पूरा ना आओगे तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम लोग इतिहास को जानते कम हो, अब हम प्रयास थोड़ा थोड़ा बताते जाएंगे, हो सकता है तुम्हारा भला हो जाए। क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, तो क्या हो जाएगा इसका। पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन, उनकी शादी हुई किससे, चार्ल्स द्वितीय से, और एक दाहेज बंदरगाह था उसको दहेज में दिया गया था, इसीलिए उसका नाम भी दाहेज पड़ा। वो मुंबई से रिलेटेड था। फिलहाल आगे बढ़े। बम्बई 7 गांव की जमीन लेके बम्बई बसाया था, ध्यान देना। बम्बई आज क्या है, राज्य है, राजधानी, सॉरी, पहले क्या था, राज्य। हम लोग स्वतंत्र कब हुए, 1947, है ना, 1947 में स्वतंत्र हुए ना। और 1960 तक गुजरात और महाराष्ट्र एक ही राज्य था जिसका नाम था बम्बई, बम्बई राज्य कहलाता। बाद में 1960 में गुजराती वालों का नाम रह गया क्या, गुजरात, राजधानी गांधीनगर, और मराठी वालों का महाराष्ट्र, राजधानी बम्बई। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग। राजा राम मोहन राय का नाम जानते हो तुम लोग, किसके विरुद्ध आंदोलन चलाया था, विलियम बेंटिक जो थे, इनको सहायता देने वाले थे। बस 18 ही क्वेश्चन है आज, टाइप नहीं हो पाए, समझ में आ गया। कल से हो सकता है कि मैं 25, 20 या 25 ही करवाता हूँ, नहीं तो समझ नहीं पाओगे तुम। ज़्यादा अगर 30 कर देंगे तो कोई कहानी नहीं हो पाएगी, समझ में आया। आज के लिए इतना ही, गुड इवनिंग।